जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राम मूर्ति। साथियों, हम लोग बातचीत कर रहे थे BPSC TRE 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर और हम आप लोगों के साथ प्रस्तुत थे TRE 3 में जो 6 to 8 का जो मैथ्स पूछा गया था, 6 to 8 में जो मैथ्स जो पूछा गया था उसमें से 20 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग पिछले दिन किए थे और शेष जो बाकी क्वेश्चंस है वो बच गया था और हमने कहा था कि जो शेष क्वेश्चन बच जाएंगे उसका डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो उसी वीडियो को लेकर के आप लोगों के सामने में प्रस्तुत है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दे और यदि संभव हो तो दोस्तों को भी शेयर कर दे। आज हम शुरू करेंगे 91 नंबर प्रश्न से। प्रश्न कहता है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। यानी दो त्रिभुज है और उस त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात कितना है? 4:9 है। ये दो त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। ये समरूप त्रिभुज, ये सर्वांगसम बना दे। ये दो समरूप, चलिए ये दो समरूप त्रिभुज है और इसका भुजा 4 है तो इसका भुजा 9 है। हमसे क्या पूछा गया है? तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होंगे? तो देखिए, अगर दो त्रिभुज समरूप हो और उसका अगर भुजा दिया हो, मान कर चलिए इसका भुजा B दे दिया, इसका भुजा A दे दिया, ये क्या दे दिया? भुजा। तब हमसे अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा B का स्क्वायर = A का स्क्वायर। यानी यहाँ पर पहले क्या दे दिया है? 4, तो सबसे पहले होगा 4 का स्क्वायर 16 और फिर हो जाएगा क्या? 9, तो 9 का स्क्वायर 81। देखिए किस ऑप्शन में है ये? तो यहाँ से ये C नंबर ऑप्शन में है, यानी C सही हो जाएगा। हमसे भुजा का अनुपात दिया गया था और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया था, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? जो भुजा दिया गया है उसका वर्ग ज्ञात कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है और 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है। C नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है? कहा गया है कि 3 बिंदु है, एक बिंदु A है, A का निर्देशांक दिया गया है 1,2, फिर बिंदु B है, B का निर्देशांक दिया गया है 0,0 और बिंदु C है, C का निर्देशांक दिया गया है A,B और हमसे कहा गया है कि ये संरेख है, यानी ये तीनों संरेख है। क्या है? तीनों संरेख है। तब हमको कहा गया है कि A और B में संबंध जो दिया गया है उसको बताइए। तो देखिए, संरेख की बात आती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि इस तीनों बिंदु से मिलाकर के एक त्रिभुज ज्ञात करेंगे, तो यानी त्रिभुज ABC जो होगा उसका क्षेत्रफल जो होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए। संरेख के कंडीशन में अगर 3 बिंदु संरेख है, इसका मतलब है कि उस 3 बिंदु के मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल 0 आएगा, यानी वह एक रेखा देगा, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे। अब त्रिभुज के फार्मूला जो होता है उसके बारे में आप लोग जानेंगे तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है? 1/2 23, 31, 12। क्या याद रखेंगे? 23, 31, 12, यानी ऐसे मोड और x और y2 माइनस y3, फिर प्लस x2, फिर कहेंगे 31, तो y3 माइनस y1 और फिर कहेंगे x3, तो ये हो जाएगा 31, 12 y2 माइनस y1, y2 होगा, सॉरी y2 माइनस y1। ये इसका फार्मूला होता है। इसका मान 0 के बराबर होगा तब ये क्या हो जाएगा? संरेख हो जाएगा। यही फार्मूला होता है। चलिए
यहाँ पर अगर इसके 0 के बराबर कर देंगे, 1/2 को इधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा। x1 का मान अगर इसको x1 मान ले तो ये y1 हो जाएगा, इसको x2 मान ले तो ये y2 हो जाएगा, और इसको x3 माने तो ये y3 हो जाएगा। अब यहाँ से x1 का मान क्या हो जाएगा, तो इसको तो उधर लेकर के जाएंगे 0 हो जाएगा, तो y1 का मान कितना है 1, तो 1 इंटू y2 का मान कितना है 0 माइनस y3 का मान b, फिर प्लस फिर क्या होगा, तो यहाँ पर फिर आ जाएगा x2 का मान 0 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y3 का मान b माइनस y1 का मान 2, फिर प्लस x3 का मान कितना है a, और फिर यहाँ से y2, तो y2 का मान कितना है 0 माइनस y1 2, अब मोड निकाल देंगे 0। यहाँ से कहेंगे इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस b, और यहाँ से ये हो जाएगा 0, और यहाँ से हो जाएगा ये माइनस 2a, इसे बराबर 0। आप यदि आप इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस b, और ऐसे माइनस का मान लेंगे तो प्लस 2a बराबर 0। जब ये मोड से बाहर निकलेगा तो यहाँ से क्या जाएगा b प्लस 2a बराबर 0, यानी यहाँ से आ जाएगा b बराबर माइनस 2a, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है ना। इस प्रकार से ये जो सही आंसर इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि 100 रुपये का 5% बाजार मूल्य ज्ञात करें, जबकि किसी व्यक्ति को 1430 रुपया निवेश पर 60 रुपया का लाभांश होता है। आप बताइए, देखिए 1430 रुपया हम लोग निवेश करते हैं, तो उसका लाभांश कितना होता है 65 रुपया। निवेश कितना है 1430 रुपया, और लाभांश कितना है 65 रुपया। हमसे क्या पूछा गया है, तो 100 रुपया का 5% बाजार मूल्य क्या होगा। तो अब यहां से आप देखेंगे, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में देखेंगे, थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला है, इसको लास्ट में देखेंगे, बनाएंगे जरूर बनाएंगे। इस प्रश्न को देखिए, थोड़ा उसको बनाएंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला है। इसे देखिए, कहता है कि यदि किसी वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिधि के बराबर है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वृत्त की परिधि, यदि किसी वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, और वर्ग का परिधि क्या होता है 4 गुने भुजा 4a। पाई का मान अगर हम लोग 22/7 रख दे, या 2 से 2 को काटे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यानी वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो वर्ग के भुजा के 2 गुना के बट्टे पाई के बराबर होगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो यहाँ से πr², इसका क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का भुजा स्क्वायर। पाई के जगह पर पाई रखिए, आर के जगह पर क्या रखिए 2a बट्टे में पाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज टू a स्क्वायर। यहाँ से ये क्या निकल जाएगा, पाई का पाई रह जाएगा, और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बट्टे में पाई स्क्वायर। पाई से पाई ये कट जाएगा, और इधर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, तो अब इससे उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4:पाई। अब आप कहिएगा कैसे, क्योंकि दोनों तरफ पाई से गुना करेंगे ये दोनों तरफ, तो इधर क्या हो जाएगा 4, इधर पाई चला आएगा। अब देखिए पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7। अब फिर दोनों तरफ 7 से गुना कर दीजिए, तो 7 से जब गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 7 चौक 28, इधर क्या 7 से 7 कट के इधर बच जाएगा 22। अब देखिए कहीं पर ऐसा ऑप्शन दिया गया है 7 चौक 28, इधर बच गया 22, कहीं पर ऐसा ऑप्शन दिया गया है बताइए। ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं दिया गया है, यानी इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। तो वृत्त का परिधि, वर्ग का परिधि 2πr और
और वृत्त का परिधि 2πr, वर्ग का परिधि 4a। 2 से 2 कट गया 2a, तो r का मान निकल गया 2a बट्टे पाई। वृत्त का क्षेत्रफल क्या निकलता है, पाई r स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर। r के जगह पर क्या रख दिया 2a बट्टे पाई, 2a बट्टे पाई का स्क्वायर 4a स्क्वायर बट्टे पाई स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, इधर पाई बच गया, इधर क्या a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, इधर बच गया 4। इसको इधर ले गए तो 4 पाई बच गया। अच्छा, इसे काटेंगे तो क्या मिलेगा 14, और यहाँ क्या मिल जाएगा 11। नहीं, सी नंबर सही आंसर आ गया। उनके क्षेत्रफल का अनुपात 11:14 या 14:11 आ सकता है। सी नंबर सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि यदि m के पावर n का मान 32 है और m और n एक धन पूर्णांक है, तो हमसे पूछा गया है कि n के पावर m इंटू n का मान ज्ञात करें। अब एक बात बताइए, ये 32 है। अब 32 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, 2 का 2, 2 दूनी 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यानी इसे लिख सकते हैं 2 के पावर 5 बराबर 32। यानी यहाँ से कहेंगे तो n का मान आ गया 5 और m का मान आ गया 2। n का मान 5 का पावर 5, n का मान कितने n का मान 5, m का मान 2 गुने n का मान 5। 5 के पावर 5 दूना 10, यानी 5 के पावर 10। बी इसका सही आंसर आ गया। बी क्या आ गया, इसका सही आंसर आ गया। चलिए इस प्रश्न को देखिए। कहता है कि y बराबर fx का ग्राफ, जहां fx एक द्विघात समीकरण है, x अक्ष पर a पर, x अक्ष को a बिंदु पर काटता है और इसका निर्देशांक है -2,0। ठीक, और फिर वो y अक्ष को काटता है -3,0 पर मिलता है, तो fx को व्यक्त करेगा। इसका मतलब है कि यह एक द्विघात समीकरण है और इसका एक जो मूल है वो अल्फा बराबर -3 है और दूसरा मूल जो है वो बीटा बराबर अल्फा बराबर -2 है और बीटा बराबर -3 है। आप कहिएगा क्यों? क्योंकि जब x का मान 0, तो जब y का मान 0 तो x का मान -2। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, गलत हो गया। यहाँ पर y बराबर fx है और ये द्विघात समीकरण है, तो अब ये असली बात है कि ये x का फंक्शन है, तो यहाँ पर x का मान निकलेगा और यहाँ पर x का एक मान -2 दिया हुआ है, एक मान कितना दिया हुआ है -3। यानी अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर दिए हुआ है, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -3। अब अल्फा प्लस बीटा की मान कहेंगे तो अल्फा प्लस बीटा -2 कितना हो जाएगा -4, और अल्फा इंटू बीटा का मान कहेंगे तो -2 इंटू -3, यानी ये हो जाएगा 6। अब देखिए, अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। अब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अब मिलाइए c/a, तो कहेंगे c/a, तो c का मान यहाँ पर 6/1, तो ये सही है। लेकिन -b/a का मान यहाँ पर -5 है, माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ ये माइनस है, ये सही आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर -b/a का मान निकालेंगे तो ये -5/1 जो -5 के बराबर आएगा और ये अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। देख रहे हैं यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा c/a आ जाएगा और c का मान कितना है 6 है, 6/a का मान 1 है, यानी जो 6 के बराबर है, जो यहाँ है। डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का माध्य
माध्य जो है प्रथम n प्राकृतिक संख्या का जो माध्य है वो 3n/5 है। ये n प्राकृतिक संख्या है का माध्य है। तो योग क्या हो जाएगा, तो इसका योगफल क्या हो जाएगा, तो योगफल के लिए क्या करेंगे, माध्य को n से गुना कर देंगे तो 3n/5 गुने n, यानी योग हो जाएगा 3n²/5। और आपको पता होगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1/2। आइए बराबर किसके हैं, n²/5 के। n से n को काट दीजिए, कोने का निगुना कर दीजिए, तो इसको 5 से गुना कीजिएगा तो 5n+5, इसको 3 को 2 से गुना कीजिएगा 6n। अब इस 5n को उधर लेके जाइएगा तो 6 में से 5 गया 1, यानी n का मान कितना आ गया 5, जो बी आंसर है। नहीं समझे होंगे, जरा समझिए गौर से। देखिए n प्राकृतिक संख्या का माध्य कितना दिया गया है, 3n/5। तो योगफल निकालना है तो इसको इस n से इसको गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, n²/5। अब n प्राकृतिक संख्या के योग का हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, n × n+1/2। अब इस n से इसका एक पावर खत्म हो गया, यानी यहाँ बच गया 3n, बट्टे में 5 था, 5 से इसको गुना किए कोने का, यानी इसको गुना किए तो 5n प्लस में 5, इसको 2 से गुना करे 3 दूना 6, इस 5 को अब उधर ले गए जाके घटा दिए तो 6 में से 5 गया n का मान n आ गया, इधर क्या बच गया 5, यानी n=5। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि ठोस लंब बेलनाकार शंकु को उसके ऊंचाई के मध्य से 2 भाग में उसके आधार के समांतर एक समतल द्वारा काटा जाता है। क्या कहता है, एक समतल द्वारा काटा जाता है। तो छोटे शंकु के आयतन व पूरे शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। अब जरा समझिए शंकु, ये एक बड़ा शंकु है। अब क्या कहा गया है कि एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु को उसके ऊंचाई के मध्य से, ये उसका ऊंचाई है, उसके ऊंचाई के मध्य से काटा गया है। अब अगर इसके ऊंचाई के मध्य से काटा गया है तो अगर ये ऊंचाई पूरा h था तो ये h/2 बच गया, तो ये भी क्या बच गया h/2। अब समझिए यहाँ r है तो यहाँ ये भी बच जाएगा r/2, ये h/2, ये h/2, तो यहाँ आ जाएगा r/2, ये क्या मिल जाएगा r/2, और ये क्या है r है। अब कहता है कि छोटे शंकु, तो छोटे शंकु के आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई, r के जगह पर लिखेंगे r/2 का होल स्क्वायर, h के जगह पर लिखेंगे h/2, फिर अनुपात लिखेंगे। अब पूरे शंकु का, तो पूरे शंकु का त्रिज्या क्या माने हैं r, तो ये हो जाएगा 1/3, पाई के जगह पर पाई, r के जगह पर r², h के जगह पर h। पाई से पाई कट जाएगा, 1/3 से 1/3 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा r²/4 और h/2 गुने में, और यहाँ क्या बच जाएगा r², और ये क्या आ जाएगा h। r² से r² खत्म और ये h से h खत्म। इधर से अब क्या हो जाएगा, ये 1/8, इधर क्या बच जाएगा 1। इस पूरे को 8 से गुना करेंगे। अब 1/8 को यदि 8 से गुना करें तो 1, 1 को 8 से गुना करें तो 8, यानी 1:8। सी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। सी क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न फिर से एक लाभांश का प्रश्न है, आपको बताए हैं लाभांश का प्रश्न हम बाद में बनाएंगे। चलिए लाभांश के प्रश्न के लिए एक हम वीडियो ही लाएंगे, पूरे लाभांश का प्रश्न जितने PIQ पूछे गए हैं पूरे लाभांश के प्रश्न को बनाएंगे। यहाँ पर कहा गया है कि साइन, इस प्रश्न को लिख लीजिए, कहता है कि साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा। ये वो काम करते हैं, आपको पता होगा कि कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है,
साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा 90 है ये 90। चलिए कॉस फिर से लिखते हैं। कॉस थीटा का मान क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। और साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ये दो फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है साइन 45 डिग्री प्लस थीटा और माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। अब यदि हम इसे कॉस में बदल दें तो इसे लिख सकते हैं कॉस 90 और माइनस में कॉस 90 और माइनस में 45 प्लस थीटा, इधर माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। इसे यदि आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कॉस 90, अब ये माइनस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 90 माइनस 45 माइनस थीटा। और यहाँ हो जाएगा कॉस 45 माइनस थीटा। यहाँ से आ जाएगा कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा और माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। ये दोनों कट के आपस में क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखिए, अब आप कहिएगा क्या परीक्षा में इतना लेंदी बनाएंगे? नहीं सर जी। देखिए अब जैसे कि आपको यहाँ इसे दे दे साइन 30 डिग्री प्लस थीटा, अब फिर दे दे माइनस कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा। अब आपको देखना क्या है कि ये जो एंगल दिया गया है इस दोनों का योगफल अगर 90 डिग्री है, ये जो एंगल दिया गया है दोनों का योगफल अगर कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। एक साइन है और एक कॉस है, अब बीच में अगर माइनस है तो इसका मान हो जाएगा 0। मान क्या हो जाएगा? इसका मान 0 आता है, इसीलिए इसका 0 डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ दोनों को जोड़िएगा तो कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री आएगा। और बीच में क्या है? माइनस है, यानी इसका वैल्यू 0 होगा। आप ऐसे भी कॉन्सेप्ट से याद रख सकते हैं। चलिए कहता है कि यदि रेखाखंड को 3:7 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो विभाजन बिंदु बताते समय इनमें कितने भाग होते हैं? कहता है कि किसी रेखाखंड को 3:7 के भाग में, यानी देखिए जैसे ये रेखाखंड है, अब इसको 3:7 तो कहेंगे 1 भाग, फिर ये 2 भाग, फिर ये 3 भाग, ये 4 भाग, ये 5 भाग, ये 6 भाग, ये 7 भाग, ये 8 भाग, ये 9 भाग, ये वाला 10 भाग। देखिए ये रेखाखंड 10 भाग में बट गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कहता है कि इसे विभाजित करना जिसमें इधर 3 गो भाग रहे और इधर 7 गो भाग रहे। तो इसको यहाँ से देखें 1 2 3 भाग छोड़ देंगे यहाँ से। देखिए इधर 3 भाग है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, इधर 7 भाग है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग 7 भाग। अब हमसे पूछा गया है तो विभाजन बिंदु बनाते समय इनमें कितने भाग होंगे? तो देखिए कितने भाग है टोटल? 3 गो एन्ने और 7 गो एन्ने, तो 7 और 3 10 भाग है, जो सी सही आंसर है ना। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है कि यदि PA और PB केंद्र O के वृत्त पर इस प्रकार स्पर्श रेखा है कि सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं, इस पर एक बिंदु A और एक बिंदु B। इस बिंदु का नाम रख देते हैं A और इस बिंदु का B। यहाँ से स्पर्श रेखा और यहाँ से स्पर्श रेखा, ये 2 स्पर्श रेखा जो एक दूसरे को P बिंदु पर काटती है और ये O केंद्र है। अब कहता है कि APB ये जो है ये 50 डिग्री है, तो इसको मिला दीजिए जरा।
अब देखिए, तो हमसे पूछा गया है OAB, इसका मान क्या होगा, इस एंगल का मान क्या होगा। अब देखिए एक बात जरा समझिए, देखिए ये और ये कोण, यानी एंगल एंगल AOB अब प्लस एंगल APB, इसका योग 180 डिग्री होता है। इसका मान 50 डिग्री दिया गया है, तो इसका मान अगर सबसे पहले निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल AOB प्लस 50 डिग्री बराबर 180। तो यहाँ से एंगल AOB का मान क्या निकल जाएगा, 150 डिग्री। अब इसमें एक त्रिभुज बन गया, इसको मिला देते, एक त्रिभुज क्या बन गया, AOB। अब आप यदि त्रिभुज AOB में देखेंगे तो ये त्रिज्या, तो ये दोनों भुजा बराबर, तो ये कोण बराबर, और ये कोण कितना है, इस कोण का मान कितना है, 130 डिग्री। त्रिभुज में, इस त्रिभुज में एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B का मान कितना होगा, 180 डिग्री। अब ये दोनों तो बराबर है, यहाँ पर ये और ये बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं 2A अब प्लस O का मान कितना है, 130 डिग्री प्लस 180। अब इसको उधर ले जाए तो एंगल 2A का मान कितना निकल जाएगा, तो 180 में से कितना घटाएंगे, 130 घटाएंगे 50 आ जाएगा, यहाँ से इसे काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा। यहाँ पर A हमने एंगल OAB को व्यक्त किया है, तो इसलिए OAB का मान कितना आ जाएगा, 25 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा, 25 डिग्री आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उस प्रश्न के लिए एक शॉर्टकट मेथड और है। अब वो मेथड क्या है, चलिए अगले क्वेश्चन, अगला जब प्रश्न आएगा उस प्रकार से डिटेल में चर्चा करेंगे। कहता है कि एक टैंक एक सिलेंडर के आकार का बना है, जिसके एक शीर्ष पर एक अर्धगोला गड्ढा है। मतलब एक सिलेंडर जो है वो बेलन के आकार का है, बेलन के आकार का है, उसके एक शीर्ष पर एक गड्ढा है, ऐसे। कहता है कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की पूरी जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कितना है, 1.54 मीटर, और इसकी जो त्रिज्या है ये 30 सेंटीमीटर है। अब हमसे कहा गया है तो टैंक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, टैंक के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अब देखिए, टैंक के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या आ जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh, उसके बाद इस आधार का क्षेत्रफल πr², और ऊपर से खाली कर दिए तो ये अर्धगोला बच गया, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। यहाँ से देखेंगे तो ये आ जाएगा 2πRh और ये हो जाएगा 3πr²। यहाँ से यदि आप πr कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2h प्लस में यहाँ क्या बच जाएगा 3r। चलिए अब पाई की जगह पर, पाई में आंसर नहीं है, पाई की जगह पर 22/7 रख सकते हैं। r का मान यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दिया है, इसे मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे तब मीटर में बदलेगा तो यह जाएगा 0.3 मीटर। r के जगह पर रख सकते हैं 0.3 मीटर। 2 गुने h का मान कितना है 1.45 मीटर। अब फिर r के मान रखेंगे तो क्या कहेंगे 3 गुने 0.3 मीटर। इसे गुना कीजिएगा आप तो 22 या 66 6.6/7। इसे गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2.90 और इसे गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.9।
चलिए अब आप इसे गुना कीजिए, इसे गुना कीजिएगा तो ये 6.6/7 गुने इस दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 3.8 ना। क्या यहाँ से 30 मीटर आ सकता है? 30 मीटर कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप इस दोनों को गुना कीजिएगा, यहाँ पर दोनों गुना कीजिएगा तो लगभग ये 20 के बराबर होगा। अब 20 के बराबर आएगा, 20 को 3 से भाग दीजिएगा, कभी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा ना। अब जरा गुना करिए कर देख लेते हैं। तो चलिए सुनिए, 66 को यदि हम गुना करें 38 से तो कहेंगे 6×8 = 48 के 8 हासिल 4 और 6×8 = 4 52। अब फिर 3 से गुना करेंगे तो 8 9 1 8 10 के 0 5 2 अंक के बाद यहाँ जाएगा 25 बट्टा में 7। काटिएगा यहाँ से तो कहेंगे 7 या 21 4, 7 या 21 3, ये बच गया 4 और ये 4 पर 0 40, 7 × 35 यानी 3.5 आएगा, यानी यहाँ से ई हो जाएगा सही आंसर। 3.5 कुछ मीटर स्क्वायर आता है, ई सही आंसर इसका आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छा ये प्रश्न है, कहता है कि यदि n प्राकृतिक संख्याएं हैं, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 6n² - 5n हमेशा एक साथ समाप्त होता है ना। अब देखिए इसका मान 0 रखेंगे तो अब ये प्राकृतिक संख्या का है तो जरा ट्रायल्स बनाए। इसका मान 0 रखेंगे तो हो जाएगा 6 के पावर 1 - 5 के पावर 6 के पावर 0 - 5 के पावर 0 क्या हो जाएगा 1 - 1 ये 0। 1 रखेंगे तो 6 के पावर 1 6 और ये 5 रखे 5 के पावर 1 तो 5 था 1। फिर देखिए 2 रखेंगे तो 6 के पावर 2 36 और 5 के पावर 2 25, कुछ रहे लेकिन इकाई स्थान पर 1 आएगा ही। 3 रखेंगे तो फिर वही बात आएगा 125 आएगा, ये कुछ रखिए इकाई के स्थान पर 1 आएगा, यानी किस में समाप्त होता है इकाई स्थान 1 आता है। क्योंकि 6 का पावर कोई प्राकृतिक संख्या रखिए, इसका जो यूनिट प्लेस 6 आएगा, और 5 का पावर कोई भी प्राकृतिक संख्या रखिए, इसका यूनिट प्लेस 5 ही आएगा। आप घटा देंगे तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 1। बहुत सटीक आंसर इसका यही होगा, सबसे सटीक यूनिट प्लेस का ये प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि समीकरण की जोड़ी x = a और y = b ग्राफ द्वारा रेखाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो b, a का प्रतिच्छेद करता है, समांतर है, 0,0 को प्रतिच्छेद करता है, संपाती है या क्या है, ये इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर हमको x का मान पूछा है, तो अगर x का मान a, b का मान 0 तो b, a को प्रतिच्छेद करता है, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये x का मान 0 से गुजरेगा, a, b से गुजरेगा, तो ये ऑब्वियसली बात है कि ये b, a को क्या करेगा प्रतिच्छेद करेगा, यही आ जाएगा, a इसका सही आंसर आ जाएगा, संपाती तो होगा नहीं। चलिए अच्छा ये प्रश्न है, प्रायिकता वाला प्रश्न है। कहता है कि एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 60 गेंद में 8 बार बाउंड्री लगाता है। 40 गेंद में, कितने गेंद में 40 गेंदों में, गेंदों की संख्या कितने हैं 40, बाउंड्री कितना है यानी छक्का चौका कितना है, तो बाउंड्री लगाता है 8 बार। हमसे पूछा गया है बाउंड्री न लगाने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो कितने गेंद पर बाउंड्री नहीं लगाया है, तो 32 गेंद पर बाउंड्री नहीं लगाया, बात खत्म। टोटल गेंद कितना था 40, प्रायिकता ना पूछा गया है, तो टोटल को नीचे रखेंगे प्रायिकता,
कितने गेंद पर बाउंड्री नहीं लगाया है? 32 पर। तो 32/40 काटेंगे, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, यानी 4/5। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। और बाउंड्री लगाने का प्रायिकता पूछता तब क्या हो जाता? 8/40 1/5 आ जाता है। डी इसका सही आंसर हो गया। चलिए, यहां से पूछा है कि यदि tan A बराबर cot 30 + A है, 30 डिग्री प्लस A है, तो A का मान हमसे पूछा है। अच्छा, इस tan को इसे लिख सकते हैं cot 90 - A फार्मूला से। इधर क्या हो जाएगा? cot 30 डिग्री प्लस A नहीं हो जाएगा? cot से cot हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? ये 90 - A बराबर 30 + A। अब इस A को उधर लाएंगे तो A, ये प्लस इधर जाकर माइनस, ये माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो A और A 2A, ये प्लस इधर जाकर घट जाएगा, तो 90 में से 30 गया 60। A का मान काटेंगे तो A बराबर 30 डिग्री आ गया। बहुत ही इजी प्रश्न था ये, 30 डिग्री ना, 30 डिग्री इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 50 अवलोकनों वाले दिए गए डेटा के लिए 15.5, 20 पर त्वरण से कम और त्वरण से अधिक का प्रायिकता डेटा माध्य ज्ञात करें। ये माध्य का प्रश्न है और ये आप हमें कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका कमेंट करके बतलाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। आप इसे कमेंट करके बतलाएंगे, ये बहुत कंसेप्चुअल प्रश्न है। चलिए, आप कमेंट करके इसे बताएंगे, हम बताएंगे, इसको जरूर बताएंगे। चलिए, कहता है कि गैर लीप वर्ष में 53वें रविवार होने की प्रायिकता क्या है? अच्छा, पहले बताइए गैर लीप ईयर में कितने रविवार होते हैं? अच्छा, कितने दिन होते हैं? 365 दिन। अगर सप्ताह की बात करें तो इसे 7 से भाग देना पड़ेगा। कितना से भाग देना पड़ेगा? 7 से भाग देना पड़ेगा। 7 से भाग देंगे तो 5 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 7 × 5 = 35, 1 5, फिर 2 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 14, यानी 52 को सप्ताह के बाद एक दिन शेष बचेगा। अब ये जो एक दिन है ये रविवार है, लेकिन सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। सप्ताह में 7 दिन, और 7 दिन में से एक रविवार होने का प्रायिकता क्या जाएगा? 1/7। सी सही आंसर नहीं हो गया? 1/7। चलिए, ये है 110 नंबर प्रश्न, जो शायद आज का अंतिम प्रश्न होने वाला है। कहता है कि 25 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। 25 मीटर ऊंची चट्टान की एक शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जो टावर के आधार के अवनमन कोण के बराबर है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सॉरी, हम गलत प्रश्न को पढ़ दिए। 25 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण ज्ञात किया जाता है। मतलब मानकर चलिए ये चट्टान है, ये चट्टान है, इसकी ऊंचाई 25 मीटर है, इधर ये टावर है ना। अब इसके शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण ज्ञात किया जाता है जो टावर के आधार के अवनमन कोण के बराबर है, और यहां से टावर के आधार के अवनमन कोण के बराबर है। कहता है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब जरा इसको बेस मानिए, अगर ये थीटा उन्नयन कोण थीटा तो ये भी थीटा ना। अगर यहाँ से यहाँ तक ये, अगर यहाँ से यहाँ तक ये 25, तो ये भी कह सकते हैं, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, और ये भी कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये भी 25, ये भी कितना 25 मीटर।
अब देखिए इस दोनों त्रिभुज में जरा देखिए, दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे तो ये वाला भुजा जो है ये कॉमन है, ये कोण थीटा, ये कोण थीटा। तो एक बात बताइए, ये जो भुजा है इसे अगर ओ ए मान रखे, आई से बी रखे, तो इस त्रिभुज में एक भुजा कॉमन है और एक एंगल बराबर है, तो कहेंगे संगत भुजा तो बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा और ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर होगा ना। ये अगर 25 है ये भी क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और इस प्रकार से 25 और 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ए इज़ द लास्ट, ए इज़ द राइट ऑप्शन। और साथियों ये था इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। इसमें से कुछ प्रश्न हमने छोड़ा है, जैसे कि लाभांश वाला प्रश्न, शेयर मार्केट वाला प्रश्न वो था, और एक प्रश्न आपको होमवर्क में दिया है। इसके लिए हम उस पूरे प्रश्न को छांट करके बनाएंगे, क्योंकि एज इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, हर टीआरई में एक प्रश्न रहता है। तो चलिए, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।